नमस्कार साथियों, डेली करेंट अफेयर्स के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर 2025 और 3 अक्टूबर 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स बन सकते हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड हो या रक्षा IVR जो वैक्सीन है इससे रिलेटेड हो या सिंगापुर इंडिया के बीच जो एक समझौता हुआ है इससे संबंधित हो, ये सभी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथ ही करंट अफेयर से रिलेटेड आज यूरोप का मैप डिस्कशन करेंगे, इसका फिजिकल मैप जो इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस संगठन के साथ टेपा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया रिसेंटली साइंड द टेपा विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका सही आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। टेपा जो है इस इमेज से आप अनुमान लगा सकते हैं किनके साथ हुआ है। तो जी बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर है इफ्टा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ, अर्थात यूरोपीय मुक्त व्यापार के साथ भारत ने हस्ताक्षर किया है। और मुक्त व्यापार क्या होता है? तो एक ऐसा व्यापार जहां पे आयात और निर्यात पे बहुत कम या नहीं के बराबर शुल्क लगे, तो इसे बोलते हैं इफ्टा। बात करें इफ्टा की, तो इफ्टा जो है यूरोप के 4 देश हैं, उन्हीं का एक समूह है। और ये 4 देश कौन कौन से हैं? तो स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिंक्टेनस्टीन। तो ये आप इमेज में भी देख सकते हैं। ये आइसलैंड है, अटलांटिक ओशन में अवस्थित है। ये नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड थोड़ा नीचे और लिंक्टेनस्टीन थोड़ा सा उसके ऊपर, ये सभी देश है। आइए इसको और डिटेल से यूरोप के मैप को, पॉलिटिकल और फिजिकल मैप को बहुत ध्यान से देखते हैं। यहाँ से प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में रहता है, मैप से रिलेटेड प्रश्न। तो देखिए, ये है यूरोप का मैप, यूरोप के कंट्री जो इसका पॉलिटिकल मैप है। ये अभी आप देख रहे थे आइसलैंड था जो इफ्टा का मेंबर था, इसके बाद नॉर्वे था, स्विट्जरलैंड था और इसके ऊपर में लिंक्टेनस्टीन है, ये भी यहीं पे है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो है बाल्टिक सी है और इधर ये नॉर्थ सी है और ये बाल्टिक सी है, ये बाल्टिक सी है। और दोनों को जोड़ती है जो लाइन, उस लाइन को क्या बोलते हैं? तो उस लाइन को बोलते हैं किल नहर। और ये है अटलांटिक ओशन, ये है मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर से जो सटे हुए देश हैं, चाहे वो स्पेन हो, अंडोरा हो, इसके अलावा फ्रांस हो, इटली हो, माल्टा हो, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रीस भी इसी से संबंधित है, साइप्रस भी है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भूमध्य सागर से कौन कौन से देश सटे हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यूके, पुर्तगाल। ये यूके और पुर्तगाल हमारे इंडियन हिस्ट्री में बहुत बार आता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, जिसे इंग्लैंड भी बोलते हैं। और यही एक और द्वीप है आयरलैंड। तो ये सभी भारत पे जो उपनिवेशीकरण के दौरान भारत आए थे, ये पुर्तगाल से और यूके से, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं यूरोप का फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आप देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो माउंटेन हैं, माउंटेन रेंज हो, चाहे वो आल्पस हो। यदि पूछा जाए आल्पस मुख्य रूप से किन कंट्री में है, तो स्विट्जरलैंड और इटली में आल्प्स है। इसके अलावा पायरेनीज SSC एग्जाम में पूछा गया था, पायरेनीज जो है किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो पायरेनीज जो है ये फ्रांस और स्पेन के बीच। और अभी जो एग्जाम हुआ था ASO BPSC ASO का, इसमें भी एक पूछा गया क्वेश्चन था पायरेनीज। तो ये है किन के बीच है? तो ये स्पेन और फ्रांस के बीच है। फ्रांस ऊपर हो गया, स्पेन नीचे हो गया। इसके अलावा देखें तो कार्पेथियंस, ये रहा कार्पेथियंस। और कार्पेथियंस जो है मुख्य रूप से मध्य यूरोप और रोमानिया और पोलैंड में पड़ता है। इसके अलावा यूराल माउंटेन देखिए ये रहा यूराल माउंटेन इमेज में। और यूराल माउंटेन की अवस्थिति सिचुएशन कहाँ है, कहाँ सिचुएटेड है? तो यूराल माउंटेन जो है यूरोप और एशिया के बीच सीमा रेखा बनाती है। इसके बाद इसके अलावा यदि रिवर की बात करें तो डेन्यूब रिवर है। डेन्यूब रिवर के बारे में क्या फैक्ट है? तो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और कई देशों से होकर बहती है। एक और रिवर है, इम्पोर्टेंट है। रिवर तो बहुत सारा है लेकिन इम्पोर्टेंट रिवर देख ले, एक वोल्गा रिवर है। वोल्गा रिवर के बारे में क्या फैक्ट है? तो यह रूस की सबसे लंबी नदी है और कैस्पियन सागर में गिरती है।
इसके अलावा मेडिटेरियन सी आप अभी देख रहे थे, ये रहा मेडिटेरियन सी, जिसे हिंदी में भूमध्य सागर कहते हैं। भूमध्य सागर से लगे देश को याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा अभी आपको बता रहे थे नॉर्थ सी और बाल्टिक सी, ये रहा नॉर्थ सी और ये बाल्टिक सी, और दोनों को जोड़ने वाला जो कैनाल है, नहर है, इसे बोलते कील नहर, इसे याद रखेंगे, कील नहर है यह। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके जो मैप वाला सेक्शन है। और जहाँ तक बात है करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में भी हम लोग पढ़ रहे थे किसके साथ समझौता हुआ है, इफ्टा के साथ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ। और इफ्टा के बीच कौन सा संधि हुआ है, कौन सा समझौता हुआ, टेपा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। इसमें होगा क्या, अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन निवेश किए जाएंगे और 1 मिलियन रोजगार सृजित होगा। इफ्टा के सदस्य देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन है। और भारत का यह पहला एफटीए है जिसमें निवेश भी हो रहा है और रोजगार पर बाध्यकारी वचनबद्धता है दोनों देशों के बीच, अर्थात एक देश और एक संघ के बीच। और यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे योजनाओं को मजबूती देगा। यदि आपको जानना है एफटीए क्या है, तो जानिए कि यह दो देश और समूहों के बीच एक ऐसा समझौता है जिसमें व्यापार शुल्क और अवरोध कम होगा या बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बोर्ड का गठन किया, तो इसका सही आंसर है भुगतान और विनियामक बोर्ड। आप देख सकते हैं पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड, भुगतान या नियामक बोर्ड। हाल ही में आरबीआई के द्वारा इसका गठन किया गया है। और ये कितने सदस्यीय बोर्ड है, तो 6 सदस्यीय बोर्ड है। और ये किस एक्ट के तहत इसका गठन हुआ है, तो पीएसएस एक्ट 2007, अर्थात पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत इनका गठन हुआ। और यह जो बोर्ड है, इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे, तो आरबीआई के गवर्नर, और सदस्य जो है सरकार और विशेषज्ञ होंगे। उद्देश्य है इस बोर्ड का भुगतान प्रणालियों का विनियमन और निगरानी करना। इसमें डिजिटल लेन देन जैसे यूपीआई हुआ, नेफ्ट, आरटीजीएस आदि भी शामिल है। बात करें पेमेंट सिस्टम की, तो यह वह ढांचा है जिसमें धन का लेन देन सुरक्षित और संगठित तरीके से होता है, जैसे यूपीआई कार्ड, बैंक ट्रांसफर, ईटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई मौद्रिक नीति संचालन के लिए किस दर को परिचालन लक्ष्य मानता है, विच रेट इज कंसिडर्ड बाय आरबीआई एज द ऑपरेशनल टारगेट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा WACR, अर्थात वेट एवरेज कॉल रेट। सबसे पहले जान ले कि वेट एवरेज कॉल रेट क्या होता है। तो वेट एवरेज कॉल रेट वह दर है जिस पर बैंक एक दूसरे को बहुत कम अवधि, खास तौर करके आमतौर पर एक दिन के लिए धन उधार देता है। इसी रेट को बोलते हैं WACR रेट। और यह बैंक के बीच ओवरनाइट, अर्थात एक दिन का उधार है और उधार की औसत ब्याज दर है, इसे बोलते हैं WACR। और जो प्रश्न है आपका कि आरबीआई ने किस नीति संचालन के लिए किस दर को परिचालन लक्ष्य माना है, तो इसका सही आंसर है WACR। बात आती है आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा लक्ष्य इसलिए बनाया ताकि ब्याज की जो असली शॉर्ट टर्म ब्याज दर है, उसकी नीति दर रेपो रेट है, उसके आसपास रहे, उसके करीब रहे। और बात करें मौद्रिक नीति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो वह प्रक्रिया जिसके जरिए आरबीआई देश में पैसे की आपूर्ति और ब्याज दर को नियंत्रित कर अर्थव्यवस्था को संतुलित रखता है। ये देख सकते हैं इमेज में WACR मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेटिंग टारगेट को जो है इसके ऑपरेटिंग टारगेट में इसे रखा है। देखते हैं यह ऐसा क्यों लाया गया है, ताकि WACR बढ़ने पर ऋण महंगा और घटने पर सस्ता हो जाता है। और यह बैंकिंग सिस्टम की तरलता को दर्शाता है। यह अल्पकालिक मनी मार्केट की स्थिति को भी मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत हाल ही में ICAO परिषद के किस भाग के लिए पुनः चुना गया है, तो इसका सही आंसर होगा, आप देख सकते हैं इस इमेज से भी पता कर सकते हैं, इंडिया री इलेक्टेड टू ICAO काउंसिल पार्ट 2। तो पार्ट 2 के लिए री इलेक्ट हुआ है। री इलेक्ट अर्थात पहले भी इसमें निर्वाचित हुए थे और पुनः निर्वाचित हुए हैं, री इलेक्ट हुए हैं। बात करें कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 क्या है, तो पार्ट 1 सबसे महत्वपूर्ण विमानन देश है जिनका नागरिक उड्डयन में विशेष महत्व है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। पार्ट 2 में वे देश आते हैं जिनका वैश्विक हवाई यातायात में बड़ा योगदान है, जैसे भारत। पार्ट 3 में अन्य सभी देश आते हैं ताकि दुनिया के सभी क्षेत्र संतुलित प्रतिनिधित्व हो सके, ये पार्ट 3 में आते हैं।
तो किस पार्ट के लिए पुनर्निर्वाचित हुए हैं? पार्ट 2 के लिए, इसे याद रखेंगे। बात करें ICAO क्या होता है, तो यह है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। इसके पार्ट 2 में पुनः चुना गया है। और ICAO की स्थापना 1944 में शिकागो कन्वेंशन के तहत हुई थी और इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से है। और ICAO वैश्विक हवाई सुरक्षा, दक्षता, सततता सुनिश्चित करता है। और ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो वैश्विक वायु परिवहन के मानक तय करती है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार कौन सा वैक्सीन लॉन्च किया गया? तो यह वैक्सीन पहली बार ऐसा है लॉन्च किया गया है, आप इमेज से भी देख सकते हैं, लॉन्च ऑफ रक्षा IVR। तो यही आंसर है, रक्षा IVR। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और किसके लिए किया गया है, तो आप इमेज देख करके भी बता सकते हैं किसके लिए, तो मवेशियों के लिए इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। तो भारत में पहली बार रक्षा IVR वैक्सीन लॉन्च की गई है। IVR क्या होता है, तो इन्फेक्टिवस बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीन है। यह बीमारी जो है, बीमारी का कारण क्या है, तो बोवाइन हार्पिस वायरस 1 जो है इसका कारण है। और IVR से मवेशियों में बांझपन, गर्भपात और उत्पादन में गिरावट आती है। यह वैक्सीन DIVA अर्थात डिफरेंशिएटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल तकनीकी पर आधारित है। और IVR जो है गायों और भैंसों की एक वायरल बीमारी है जिसमें शोषण, संक्रमण और प्रजनन संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि अर्थात MLAT लागू की है? और MLAT क्या है, तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपराध करके दूसरे देश भाग जाता है तो प्रत्यार्पण के लिए एक अपराधी को पकड़ के दूसरे देश, जिस देश का अपराधी उस देश को देना ही यह इस संधि का मुख्य उद्देश्य है। और किनके साथ हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये इंडिया है और ये किसका झंडा है, तो सिंगापुर। इंडिया एंड सिंगापुर इम्प्लीमेंट MLAT। और MLAT दोनों के बीच हुआ है, समझौता हुआ है। भारत ने सिंगापुर के साथ MLAT लागू किया है। उद्देश्य क्या है, तो अपराध मामलों में जांच और साक्ष्य साझा करना। इसका नोडल प्राधिकरण गृह मंत्रालय है। भारत ने रसिया, अमेरिका, फ्रांस और UAE आदि से भी ऐसी संधि की है और यह प्रत्यर्पण और अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच में मदद करता है। MLAT दो देशों के बीच समझौता है जिसके तहत वे अपराध मामलों की जांच, साक्ष्य और अभियोजन में एक दूसरे की मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन, RODTEP अर्थात रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स योजना की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है? तो इसका सही आंसर है 2026 तक बढ़ा दी गई है। और यह क्या होता है RODTEP? तो यह एक सरकारी योजना है जिसमें निर्यातकों को टैक्स और शुल्क का रिफंड मिल जाता है। जितना टैक्स लगता है, जितना निर्यात करने पे शुल्क लगता है, उसको रिफंड हो जाता है, वही है RODTEP। और बात करें RODTEP का, तो यह रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट योजना की अवधि जो है अब 2026 तक बढ़ा दी गई है और इसे जनवरी 2021 में शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है? निर्यात पर लगे कर और ड्यूटी को वापस करना। इससे निर्यात की लागत घटती है और भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनते हैं। और यह जो RODTEP है, यह एक सरकारी योजना है जिसमें निर्यातकों को टैक्स और शुल्क का रिफंड मिलता है। अगला प्रश्न, विशेष गहन पुनरीक्षण SIR हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? वेयर वाज द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR रिसेंटली कंप्लीटेड? इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार में जो है अभी हाल ही में जो SIR चल रहा था यह कंप्लीट हो गया है। तो बिहार में मतदाता सूची का जो विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा था SIR, ये संपन्न हुआ है और इस प्रक्रिया में घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया गया। यह चुनाव आयोग के अधिकार अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है और ये कानूनी प्रावधान भी है इसमें। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के तहत इसमें विशेष जांच की छूट है का उल्लेख किया गया है। उद्देश्य है चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना। SIR चुनाव आयोग द्वारा चलाए जाने वाला विशेष अभियान है
जिसमें मतदाता सूची को अपडेट और सत्यापित किया जाता है ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए। वैज्ञानिकों ने हाल ही में ध्रुवीय क्षेत्रों में किस तकनीकी को लेकर चेतावनी दी है? तो आप देखें, जियो इंजीनियरिंग को लेकर के चेतावनी दी है। अब जियो इंजीनियरिंग टर्म से समझ लीजिए कि यह एक ऐसा इंजीनियरिंग है जिसमें जो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन है इसको नियंत्रित करने की तकनीकी अपनाई जाती है। तो वैज्ञानिक ने इसको लेकर चेतावनी दी है कि इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ और ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। किस बात के लिए? आप इमेज को देख करके समझ सकते हैं कि ये जो वायुमंडल है ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र में गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने से जो ध्रुवों पे पड़ा ग्लेशियर है, बर्फ है, वो पिघल रहा है और पिघल करके एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इस स्थिति से निपटने के लिए वहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों में जियो इंजीनियरिंग के तहत बहुत सारे जो एरोसॉल होता है, धूलकण होता है, उसे वायुमंडल में छिड़क दिया जाता है रॉकेट या आप कह सकते हैं वायुयान की सहायता से। और ये जो एरोसॉल होता है, जो धूलकण होते हैं, ये सूर्य से आ रही रोशनी को उस या तो परावर्तित कर देता है या अवशोषित कर लेता है। तो यही है जियो इंजीनियरिंग। इसे डिटेल से देख ले तो वैज्ञानिकों ने ध्रुवीय क्षेत्रों में जियो इंजीनियरिंग अर्थात जलवायु अभियांत्रिकी प्रोजेक्ट पर चिंता जताई है। क्या कारण चिंता जताने का? तो यह ध्रुवीय जलवायु संतुलन, महासागरीय धाराएं और समुद्री जीवन को बिगाड़ सकता है। और SAI जो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन है, अर्थात समताप मंडल में एरोसॉल का जो छिड़काव किया जाता है, इससे कृत्रिम ठंडक बनेगी लेकिन अनचाहे दुष्प्रभाव भी उत्पन्न होंगे। और माइक्रोबिट्स जैसी सामग्रियां प्रदूषण और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ाएगी। यह केवल अस्थायी समाधान है, अस्थायी नहीं है, इसीलिए चिंता जताया जा रहा है। जियो इंजीनियरिंग की बात करें तो यह आर्टिफिशियल इंटरवेंशन टू स्लो क्लाइमेट चेंज है, जैसे कि वातावरण में एरोसोल डालना, ये सभी जियो इंजीनियरिंग का पार्ट है। एरोसोल क्या होता है? तो एरोसोल जो है छोटे छोटे कण होते हैं या बूंदे होते हैं जो हवा में तैरते हैं, जिसमें उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं धुआं, धूल, स्प्रे, वायुमंडलीय पानी की बूंदे। इसे क्यों डाला जाता है? क्या पर्पस है डालने का? तो क्लाइमेट जियो इंजीनियरिंग में ठंडक बनाने के लिए इसे डाला जाता है। एरोसोल सूरज की रोशनी को रोकते हैं या परावर्तित कर देते हैं और जिससे तापमान कम होता है। इसे SAI स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन भी कहते हैं। इसका असर कैसे पड़ता है, कैसे असर करता है? हाउ टू इट्स वर्क? तो एयरक्राफ्ट या रॉकेट से ऊपरी वायुमंडल में छोटे कण छोड़े जाते हैं। ये सूरज की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करते हैं और अस्थायी रूप से तापमान कम हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक मौसम, समुद्री धाराएं और पारिस्थितिकी प्रभावित हो सकती है। हाल ही में IISc ने कौन सी नई समुद्री जल शुद्धिकरण तकनीकी विकसित की है? तो इसका सही आंसर है सिफॉन पावर थर्मल डिस्टिलेशन। इसे विकसित की है। आप देख सकते हैं ये जो है सिफॉन की पाइप है। इस पाइप से जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो नमकीन पानी है इसे अलग करके शुद्ध पानी में बदलेगा। तो इसी को बोलते हैं डिस्टिल वाटर अर्थात डिस्टिलाइजेशन। तो सिफॉन का जो पावर्ड है थर्मल पावर डिस्टिलेशन से इसे वर्क करता है। तो IISc जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, यह इस नई तकनीकों को विकसित किया है। साइफन क्या होता है? तो एक ऐसा पाइप जो गुरुत्वाकर्षण के सहारे ऊंचाई से निचाई तक अर्थात नीचे तक तरल को खींच कर ले जाता है। और इससे होता क्या है? तो उष्मा आधारित जल शोधन होता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण प्रवाह और वाष्पीकरण तकनीकी से खारे पानी को ताजे पानी में बदला जाता है। यह सौर ऊर्जा अपशिष्ट उष्मा से चलता है। टर्म जो आया है डिस्टिलाइजेशन, ये क्या है? तो रिमूविंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर टू मेक इट ड्रिंकेबल, अर्थात खारे पानी को पीने योग्य बनाना, यह है डिस्टिलाइजेशन। दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकते थे 3 अक्टूबर 2025 से रिलेटेड, उन सभी को हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताएं। वीडियो यदि पसंद आ रही है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का जो वीडियो है पर डे इस चैनल पे डाला जा रहा है, आप उसे ज़रूर देखें। और साथ ही जो 71st BPSC
मेंस का 71st बीपीएससी मेंस के लिए भी सीरीज लाया जा रहा है, जिसका पर डे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर राइटिंग कराया जाएगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड है, आप इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।